नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर छिंपाई यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अपने पहले वीडियो डाले थे ज्योग्राफी के सेमेस्टर फर्स्ट के, उसी सीक्वेंस में आज अपने बात करेंगे बीए फाइनल में जो आपका सब्जेक्ट लगता है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में क्या है कि कई बच्चों के फ़ोन आए हैं कि सर इसमें आप इसकी क्लासें बनाओ, प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। बच्चे कहते हैं कि समझ नहीं आता, समझ नहीं आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। रीजनल ज्योग्राफी में आज अपनी बात करेंगे, कोई 2 या 3 क्लासों में मोटी मोटी बात कर लेंगे पूरे सिलेबस की। जो सिलेबस आपने पूरे साल पढ़ा है वो अपने 2 या 3 क्लासों में अपने कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कि एक आपको शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, कोई 2-3 पेज में ये जो सारा सिलेबस है ये आ जाएगा। उसके बाद जो मेन बात रही वो रही आपके सिलेबस में जैसे क्या दे रखा है। सिलेबस में आपके जो दे रखा है वो है पहली जो यूनिट आपकी, उसमें प्रदेश की अवधारणा, प्रदेशों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन 100% आएगा कि प्रदेश किसे कहते हैं। छोटा क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर यहाँ से कोई एक बड़ा क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, तो क्या उठाएगा, यहाँ से उठाएगा कि प्रदेश, विश्व के प्रदेश कितने प्रकार के हैं या उनके वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, विश्व के प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आपके 4 पर्टिकुलर प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं। 4 नाम क्या दिए हुए हैं, एक तो है मानसून प्रदेश, एक है भूमध्य सागरीय प्रदेश, एक है उष्ण मरुस्थल प्रदेश और एक है प्रेरी प्रदेश, एक है प्रेरी प्रदेश। ये 4 प्रदेशों के पर्टिकुलर नाम आपको दिए हुए हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन आप कोई भी 2 अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, और ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आगे जो यूनिट है उसमें यूनिट सेकंड में आपको दे रखा है यूएसए। क्या दे रखा है, यूएसए। अब यूएसए के बारे में क्या पढ़ना है, केवल सिलेबस में इतना दे रखा है यूएसए, लेकिन सिलेबस के जब नीचे अपने देखते हैं तो उसमें दे रखा है कि यूएसए का जो है रीजनल स्टडी करनी है, अपने को प्रादेशिक अध्ययन करना है। तो इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, यूएसए की कृषि पढ़ेंगे, यूएसए के खनिज पढ़ेंगे, यूएसए के जो स्टेट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यूएसए का जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यूएसए की क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने इस प्रदेश में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे देखिए, यूनिट थर्ड में आपके दे रखा है चीन, यानी चाइना के बारे में आपने रीजनल स्टडी करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में दे रखा है दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना का जो रीजनल स्टडी है वो भी आपने पढ़नी है। उसके बाद आपकी जो 5th यूनिट है उसमें दे रखा है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ब्राज़ील इसमें नहीं दे रखा, ब्राज़ील इंग्लिश वर्जन में भी दे रखा है, तो ब्राज़ील को भी थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने रीजनल स्टडी करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि प्रदेश किसे कहते हैं, तो प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि प्रदेश का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा सा समझ लो, प्रदेश का मतलब होता है किसी भी एरिया या क्षेत्र का जो विशेषताएं होती है, क्षेत्र की जो विशेषताएं होती है वो पड़ोसी क्षेत्र से थोड़ी सी क्या हो, अलग हो, और उसमें स्वयं में क्या हो, समानता हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ कि आर्थिक प्रदेश, क्या कहूँ, आर्थिक प्रदेश, इसका मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आर्थिक क्रियाएं एक जैसी होती है और वो पड़ोसी क्षेत्र से क्या है, अलग प्रकार की होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक प्रदेश। इसी तरीके से अपने बात करें प्राकृतिक प्रदेशों में, प्राकृतिक प्रदेशों में अगर अपने बात करें, जैसे आपके सिलेबस में दे रखे हैं कुछ प्रकार, जैसे जातीय प्रदेश है ना। जातीय प्रदेश किस टाइप के होते हैं, जातीय प्रदेश में क्या होता है कि जैसे प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जातीय या समान प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश भू सतह पर अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, इस प्रकार के प्रदेश। जातीय प्रदेश का मतलब होता है कि जैसे मानसूनी प्रदेश, अब विश्व के वो क्षेत्र जहाँ पे मानसून प्रकार की क्लाइमेट मिलती है, मानसून प्रकार की जलवायु मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, मानसूनी प्रदेश।
या जहाँ पे विश्व में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिलती है उनको क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो इस तरीके से ये जो जातीय प्रदेश हैं इनके बारे में, जैसे यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा देखें, यहाँ पे देखिए ग्रिफिथ टेलर का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर एक जो इकाई क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। और इन प्रदेशों में पहला हो गया जातीय प्रदेश, विशिष्ट प्रदेश। विशिष्ट प्रदेश का मतलब हो गया पर्टिकुलर एक ही कार्य की समानताएं जहाँ पे पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेशों को एक ही नाम होता है। इकाई निर्धारण भौतिक तत्वों या मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता पर आधारित होता है। विशिष्ट प्रदेश अपने आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। यह एक समान होते हैं जिनमें विभिन्न तत्वों द्वारा आकार की स्थापित होती है। इस प्रकार के प्रदेश दामोदर घाटी या जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो विशिष्ट प्रदेश कहलाता है। दामोदर घाटी, भारत की बात करें तो भारत का जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, कोयले का। तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक ही कार्य किया जाता है, कोयला खनन, तो वो एक विशिष्ट प्रदेश हो गया। जर्मनी का रूर बेसिन क्षेत्र है जिसको काला प्रदेश कहा जाता है, विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है रूर को। तो वहाँ पे भी क्या होता है, कोयला खनन होता है। तो ये क्या है, विशिष्ट प्रदेश। उसके बाद आकृतिक प्रदेश। आकृतिक प्रदेशों में क्या है कि सर्वत्र एक ही लक्षण की समरूपता होती है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूपों में जो है वो समानता होती है, उसको क्या बोलते हैं, आकृतिक प्रदेश बोलते हैं। फॉर्मल या फंक्शनल टेरिटरीज बोलते हैं, फॉर्मल या फंक्शनल टेरिटरीज आकृतिक प्रदेश। जैसे थार रेगिस्तान। अब इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक एक रूपता कैसे होती है। प्राकृतिक का मतलब हो गया कि यहाँ का जो स्थल रूप है उसमें क्या मिलेगा आपको, रेतीला भाग मिलेगा, ठीक है, मरुस्थलीय भाग मिलेगा, रेत के टीले मिलेंगे, सैंड ड्यून्स मिलेंगे। सांस्कृतिक का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी आर्थिक क्रियाएं, उनके ऑक्यूपेशंस में क्या मिलेगी, समानताएं मिलेगी। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आकृतिक प्रदेश। यानी आकृतिक प्रदेश में दो ही शब्द याद रखना है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की क्या हो, समानताएं हो, उसको क्या बोलते हैं, आकृतिक प्रदेश बोलते हैं, फॉर्मल टेरिटरीज बोलते हैं। कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक जैसे नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे एक जैसे कार्य हो ना उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कार्यात्मक प्रदेश। जहाँ पे एक जैसे क्षेत्र, एक जैसे कार्य हो उसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक प्रदेश। जैसे किसी क्षेत्र में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हों, किसी क्षेत्र में निर्माण संबंधी कार्य हो, या किसी भूमि उपयोग का जो प्रदेश है, या पशुचारण है, यानी एक ही जैसे कार्य हों उसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक प्रदेश बोलते हैं। पर्टिकुलर एक ही कार्य किया जाता है। उसके बाद है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश में आपने याद रखना है कि वनस्पति जलवायु प्रदेश, उच्चावच प्रदेश, मृदा प्रदेश आदि जो क्षेत्र हैं उनको किस प्रदेश में शामिल किया जाता है, प्राकृतिक प्रदेश। अपने पढ़ते हैं ना, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राकृतिक प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं। इनका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हालांकि आपके पास मैटर होगा, नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो। भौगोलिक प्रदेश, ज्योग्राफिकल रीजन। एक होता है फिजिकल रीजन, एक होता है ज्योग्राफिकल रीजन। फिजिकल रीजन में आप हमेशा याद रखना कि आपसे केवल और केवल भौतिक प्रदेशों के बारे में या केवल और केवल फिजिकल रीजन के बारे में पूछा जा रहा है। जबकि अगर नाम आए ज्योग्राफिकल रीजन, इसका मतलब वहाँ के भौतिक प्रदेशों के साथ साथ वहाँ की जो जनसंख्या है, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, या ह्यूमन रिसोर्स के बारे में वो आपसे पूछना चाहता है। तो फिजिकल रीजन और ज्योग्राफिकल रीजन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ज्योग्राफिकल रीजन कौन से होते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न इनमें भौतिक तत्वों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक अभिलक्षणों की समरूपताएं पाई जाती है। यानी भौतिक लक्षण प्लस क्या हो, भौतिक प्लस क्या हो, सांस्कृतिक, अगर दोनों चीज़ों का अध्ययन हो तो उसको अपने बोलेंगे भौगोलिक प्रदेश यानी ज्योग्राफिकल प्रदेश। और केवल भौतिक तत्वों का जब अध्ययन होता है तो उसको अपने बोलते हैं फिजिकल रीजन। ध्यान रखना ये, ठीक है। चलिए, सेकेंद्रीय प्रदेश।
सकेंद्रीय प्रदेश का मतलब होता है कि एक ही सेंटर के चारों ओर लघु अथवा संगठित प्रकृति के प्रदेश होते हैं जिनका निर्माण किसी कार्यात्मक क्षेत्र के केंद्रवर्ती स्थान पर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सकेंद्रीय प्रदेश कौन से होते हैं? सकेंद्रीय प्रदेश कॉन्सेंट्रिक रीजन, यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेंट्रिक रीजन। कॉन्सेंट्रिक रीजन का मतलब होता है, कई बार ये होता है ना कि जैसे यहाँ से कोई सड़क गुजर रही है, यहाँ से भी कोई सड़क आ रही है, यहाँ से भी, यानी बीच वाला कोई भाग हो जहाँ पे जैसे चौराया बनता है, उस चौराया के आसपास से क्या है एक ही जैसा प्रदेश जहाँ पे डेवलप्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक प्रदेश बोलते हैं, सकेंद्रीय प्रदेश बोलते हैं। कई बार आपने देखा हो ना, एक दो जैसे यहाँ सड़क क्रॉस करती है तो उस सड़क के इस चौराहे के आसपास जो है एक ही जैसा रीजन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक रीजन बोलते हैं, सकेंद्रीय प्रदेश। याद रखना। समरूप प्रदेश, नाम से पता चल रहा है, समरूप प्रदेश, इसमें स्थानीय भिन्नताएं बहुत कम होती है तथा इनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। समरूप प्रदेशों में बारंबार समरूपित होने वाले तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए मानसूनी प्रदेश तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर इनकी विशेषताओं को जो है वो बताया जाता है। उसके बाद राजनीतिक प्रदेश, पॉलिटिकल रीजन। राजनीतिक प्रदेशों में इन प्रदेशों में प्राकृतिक जलवायु तथा वनस्पति की समानता के स्थान पर केवल और केवल प्रशासनिक जुड़ाव होता है। यानी जैसे कोई जिला हो गया, कोई राज्य हो गया, कोई केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो उनका जो एरिया है उसको अपने क्या बोल सकते हैं? राजनीतिक प्रदेश। क्योंकि एक जो जिला है उसमें से जैसे मान लो ये हनुमानगढ़ जिला है और हनुमानगढ़ जिले से यहाँ से कोई पर्वतमाला मान लो निकल रही हो, तो ऐसा नहीं होता कि इस पर्वतमाला तक पूरा जिला ही हनुमानगढ़ होगा, क्योंकि यहाँ इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो बाउंड्री है वो पॉलिटिकल बाउंड्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, जबकि ये प्राकृतिक बाउंड्री रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रशासनिक आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक प्रदेश बोलते हैं, पॉलिटिकल रीजन बोलते हैं। नगर प्रदेश, सिटी रीजन। नगर प्रदेश किसी महानगर के कार्यों के प्रभाव से पृथक एक छोटी इकाई के रूप में जो है वो बनता है। सिटी रीजन या कंजर्वेशन भी इसको बोल सकते हैं। सिटी रीजन का मतलब कोई एक बड़ा जो बाजार है वो बन गया और उस बाजार पे आधारित उसके नज़दीक कोई छोटा बाजार और बनता है, कोई छोटा और क्षेत्र तैयार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिटी रीजन बोलते हैं, नगर प्रदेश बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली के आसपास जो है, दिल्ली के नज़दीक अगर उदाहरण देखें तो नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो सिटी रीजन है वो डेवलप्ड हो जाते हैं किसी एक एरिया के चारों ओर। उसके बाद है फुल रीजन। फुल रीजन, पूर्ण प्रदेश, कैंपेज भी इनको बोलते हैं। कैंपेज या पूर्ण प्रदेश का निर्धारण भौतिक, जैव लक्षणों तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कैंपेज शब्द याद रखना। कैंपेज क्या है? तो कैंपेज एक प्रदेश का ही प्रकार है। फ्रांस में इनको कैंपेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में किस नाम से? कैंपेज के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रदेश को, याद रखना। विटल सी के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया कैंपेज का, ठीक है, फुल रीजन या कैंपेज। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने याद रखना है, प्रदेशों का अगर वर्गीकरण आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रदेश कहते किसको है। प्रदेश का मतलब हो गया किसी एक ही जैसे कार्यों की समानता हो और पड़ोसी क्षेत्र से या साथ वाले क्षेत्र से कुछ भिन्नताएं रखते हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रदेश बोलते हैं, है ना।
अगर एग्जाम्पल के लिए अपने बात करें तो अपने बोलते हैं ना मरुस्थलीय प्रदेश, इसका मतलब उस एरिया का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है। अपने बोलते हैं मैदानी प्रदेश, इसका मतलब वहाँ का ज़्यादातर एरिया क्या है, मैदानी भाग है। अपने बोलते हैं पर्वतीय प्रदेश, प्रदेश शब्द जोड़ते हैं ना आगे, तो इसका मतलब यही है कि वहाँ की जो विशेषताएं हैं वो दूसरे क्षेत्र से कुछ अलग हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश। उसके बाद आता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में आपने याद रखना है आकृतिक प्रदेश होते हैं, राजनीतिक प्रदेश होते हैं, प्राकृतिक प्रदेश होते हैं, ठीक है, फुल रीजन होते हैं, पूर्ण प्रदेश होते हैं, जातीय प्रदेश होते हैं, कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्रीय प्रदेश होते हैं। तो इस तरीके से ये नाम जो है आपने एक पेज पे लिख लेने, 4-5-6 प्रकार के जो नाम हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसमें आर्थिक प्रदेश हो गया या जो है राजनीतिक प्रदेश हो गया, इस तरीके से आपने थोड़ा सा कि याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस यूनिट को ज़्यादा सीरियस से नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो ये 4-5 नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस पे अपने बात करते हैं कि आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो 4 प्रदेश दे रखे हैं। पहला मैं बात करता हूँ किसकी, मानसूनी प्रदेश की। मानसूनी प्रदेश, मॉनसून रीजन। अब याद क्या करने, चारों प्रदेशों को एक साथ ही बताता हूँ किस तरीके से, किस वे से आपने याद करना है, यानी एक ही क्वेश्चन याद करना है, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने बात करें कि मानसूनी प्रदेश के बारे में अगर अपने पढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट नोट बना लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 से 4-5 पेज में बन जाएगी। पूरा सिलेबस ही जो है आपका 4 से 5 पेज में आ जाना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट बोलते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, अभी 26 को एग्ज़ाम है आपका, तो 2-3 दिन है आपके पास, तो इनको शॉर्ट में लिख लेना। मानसूनी प्रदेश की बात करें, सबसे पहले तो अपने को मॉनसून का अर्थ पता होना चाहिए कि मॉनसून कहते किसको हैं। तो मॉनसून का मतलब हो गया कि वे पवनें जो ऋतु के अनुसार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, बदल लेती है, उसको क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। मॉनसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है, ये आपने सब ने पढ़ रखा होगा। तो मॉनसून कहते किसको, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने याद होनी चाहिए कि इसकी स्थिति क्या याद होनी चाहिए, स्थिति कि कहाँ से कहाँ स्थित है। तो मॉनसून प्रदेश जो है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में, इनका विस्तार कहाँ पे है मॉनसून प्रदेश का, 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। अब दूसरी बात याद रखना, ये कहाँ पे है, ये महाद्वीपों के ईस्टर्न पार्ट में है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में है। कहाँ पे है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कौन से प्रदेश स्थित हैं, मानसूनी प्रदेश, ठीक है। इतनी बात इसकी याद रखनी है, 100% याद होना चाहिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखने की, स्थिति क्या है पहले लिखना 2 लाइनों में। मानसून कहते किसको हैं, तो मानसून का मतलब हो गया वे पवनें जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं क्या करती है, पूर्णतः बदल लेती है, उसको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो विश्व में जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार की जलवायु मिलती है, यानी किन पवनों की बात हो रही है, उन पवनों की जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या उस क्षेत्र को, प्रदेश को अपने क्या बोलेंगे, मानसूनी प्रदेश से बोलेंगे, ठीक है। स्थिति याद रखनी है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, और महाद्वीपों के कौन से भागों में, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। कहाँ पे, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में, ठीक है। अब अगली बात जो याद रखनी है इसमें, इसके अंदर का जो क्षेत्र आते हैं, क्षेत्र कौन कौन से, एरिया, विश्व का जो एरिया है वो कौन कौन सा एरिया है जो इस मॉनसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो उसमें अगर अपने बात करें तो सबसे पहले मैप निकाल लेता हूं, ये यहाँ पे अपने बात करेंगे।
सबसे पहले उन्होंने बात की कि 10 डिग्री से लेके, यानी ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे यानी यहाँ पे हो गया 10 डिग्री, एन से लेके 30 डिग्री एन, ये 30 डिग्री एन है, और यहाँ पे भी 10 डिग्री एस साउथ हेमिस्फीयर से लेके 30 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, यानी ये पूरा एरिया, ये पट्टी के रूप में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो है वो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया आता है ये एशिया है। एशिया का दक्षिणी भाग, यानी भारत भी मानसूनी प्रदेश में आता है, तो ये देखो यहाँ तक ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, और महाद्वीपों के कौन से भाग में हमने बात की, पूर्वी भागों में। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, पूरा का पूरा भाग जो है वो किस में, मानसूनी प्रदेश में, यानी इन अक्षांशों के बीच में और महाद्वीपों के कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे मानसून जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका के पूर्वी भागों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, कुछ मात्रा में ब्राज़ील के पूर्वी भागों में पाई जाती है, इधर मध्य अमेरिका के पास में कुछ क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो विश्व में जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार के, इधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस वाले भाग में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी तो साउथर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि आधा भाग क्या है, उत्तरी भाग गोलार्ध में, आधा भाग है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर पहली क्लास ये अपलोड करेंगे, अगर समझ आ रही है तो कमेंट कर देना, फिर आगे बनाएं, नहीं तो फिर आपने पढ़ ही लेना है ना। बाद में फिर कहोगे 1 वीक सीरीज से समझ नहीं आ रहा। अब कई यहाँ फोन आओगे गुरु जी ब्यादी हो रही, तो ब्यादी तो फिर अब पूरा डिटेल में पढ़ो कौन, ब्यादी तो होएगी। 1 वीक सीरीज़ में पढ़ते हो, 1 वीक सीरीज़ में मैप नाम की कोई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आता नहीं है, तो उसमें वो रट्टा कितना लगाओगे आप। तो पहले चीज़ को समझ लो। अब अक्षांशों की बात अगर समझ आ गई तो इतने डिग्री अक्षांशों के बीच में, और आपने क्या करना है, एक टेम्परेरी इस तरीके से एक मैप बना देना है, और उसमें ये दिखाना है कि इस एरिया में जो है, यहाँ पे ऐसे निशान कर देना कि यहाँ पे क्या है, मानसून प्रकार की जलवायु जो है विश्व में मिलती है, ठीक है। समझ आवे तो, है नहीं, कमेंट तभी करना, समझ आए तो ठीक है बनाएंगे आगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। पहली क्लास अपलोड करेंगे पूरी फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना आपने, ये प्रमुख एरिया जहाँ पे मानसून प्रकार की जलवायु मिलती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, थोड़ा सा देख लेना, मानसूनी प्रदेश का एरिया है ये। चलिए अब इसके बाद में अपने बात करते हैं कि अब आगे और क्या पढ़ना है मानसून प्रदेश में। अब आगे एक ही चीज़ पढ़नी है और बात चारों जगह पढ़नी है। चारों जगह मतलब आपने मानसून प्रदेश में भी वही चीज़ पढ़नी है। नंबर 2 आपका जो सिलेबस में लगता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में भी वही चीज़ पढ़नी है। तीसरा आपका लगता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उसमें भी वही चीज़ पढ़नी है। चौथा आपके लगता है प्रेरी प्रदेश, उसमें भी वही चीज़ पढ़नी है। वो चीज़ क्या पढ़नी है नोट कर लेना। सबसे पहली चीज़ हमने देखी, स्थिति को याद किया हमने। किसको याद किया? स्थिति को। 10 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में स्थित है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में यानी कॉन्टिनेंटल के ईस्टर्न पार्ट में है। दूसरा याद करना है क्षेत्र, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में जो है वो कौन से प्रकार की जलवायु मिलती है? मानसून। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मानसून प्रदेश बोलते हैं। 2 चीज़ें तो याद रखनी। तीसरी अब देखना है कि जलवायु, कि मानसून प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरे आप जठे रेन ला रहे हैं वही जलवायु मानसून है। तो इसमें आप आसानी से 5-7 लाइनें लिख सकते हो कि समर सीजन में जो टेम्परेचर है इतना रहता है, विंटर सीजन में इतना रहता है, वर्षा जो है इन महीनों में होती है, मानसून प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, तो जलवायु के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, मानसून प्रदेश की रटने की ज़रूरत नहीं है। रटना होता तो अब तक आप रट लेते, है ना। तो
रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि जलवायु में अगर 4 लाइनें लिखनी पड़े कि शीतकाल में इतनी जो टेम्परेचर है इतना रहता है, ग्रीष्मकाल में इतना रहता है, वर्षा लगभग इतने सेंटीमीटर की होती है ना। तो वर्षा की बात करें तो 75 से लेके लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में होती है, दक्षिणी पूर्वी हवाओं से होती है। तो ये बातें जो है आपने लिखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो याद आपने देखना है, यहाँ की मृदा, ये है क्लाइमेट। अरे दूसरा मान को नहीं हुआ इंग्लिश मीडियम खातर मार्क्स आगे देख ली हुई। सॉइल्स, मृदा। अब मृदा की अगर बात करें तो अपने को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मृदा पे डिपेंड है, यानी एक तरीके से कृषि पे है। इसका मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो भाग है वो कृषि में अपने आप में काफ़ी एडवांस है। अब कृषि में एडवांस होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो मृदा है वो किस प्रकार की है, फर्टाइल सॉइल्स है, उपजाऊ मृदा है। तो मृदा के बारे में 2 लाइनें 4 लाइनें लिखनी है कि यहाँ की जो सॉइल्स है वो फर्टाइल है और लेटेराइट टाइप की जो मृदाएं हैं वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और कृषि जो है अच्छी तरीके से इस प्रकार की मृदा में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मृदा के बारे में 2-4 नाम आप काली पीली मृदा लिख सकते हो कि ये टाइप की जो मृदा है वो मिलती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने सीक्वेंस में लिखना है जीव संपदा। जीव संपदा, लिविंग एस्टेट, जीव संपदा, लिविंग एस्टेट, यानी यहाँ पे जीव जंतु कौन से मिलते हैं। अब जीव जंतु के बारे में, लिविंग एस्टेट के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पे कुत्ते बिल्ली, जो बोगड़े बिल्ले, जो आपके नाम याद आए वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीव संपदा जो आप अपने चारों ओर देखते हो वो सारे जीव जंतु इन प्रदेशों में लगभग मिलते हैं, तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। पशुओं के नाम लिख सकते हो कि ये पशु मिलते हैं। जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो कि ये टाइप के जो है जीव संपदा यहाँ पे मिलती है, ठीक है, रटना नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कृषि। कृषि में जितना मर्जी लिख सकते हो आप। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में अपने लिख सकते हो कि ग्रीष्मकाल में जो है रबी खरीफ की फसल होती है, शीतकाल में रबी की फसल होती है, बीच में जो है वो आपके जायद फसलें होती है। या आप लिख सकते हो कि यहाँ पे चावल जो है वो अच्छी तरीके से पैदा होता है, राइस वगैरह प्रोड्यूस होता है, व्हीट होता है, कॉटन होता है, कॉफ़ी होता है, शुगर कैन होता है। तो जितनी फसलों के नाम याद आएँ वो सारे लिख सकते हो भी। यहाँ इस प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में ये टाइप की जो है फसलें होती है, कृषि होती है, रटना नहीं है। उसके बाद है खनिज, मिनरल्स के बारे में भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं, यानी जो धात्विक खनिज हैं वो भी मिलते हैं, ठीक है। तो खनिजों के बारे में जो है वो आप 1-2 लाइनें आराम से आप लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, पॉइंट 2 लिखना। और जो हेडलाइन है, जो हेडिंग है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना, अंडरलाइन करके आना और थोड़ा खुले लिखना। और क्वेश्चन संख्या जो है वो ढंग से डालना, है ना। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन संख्या अपने डाल देते हैं, वो ऊटपटांग डाल देते हैं, तो एग्जामिनर का दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। उसको देखता है वो, कभी ये कितने नंबर वाला बीच में कर दिया, आगे चलकर फिर 2 नंबर वाला करता है, फिर 8 नंबर वाला करता है, फिर 2 नंबर वाला करता है। ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा सीक्वेंस रखा करो। अगर ऐसा करते भी हो तो उसमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन संख्या है वो बड़ा अच्छी तरीके से लगाना, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि इसने कौन सा क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। रांद ना काटे करो, रांद काटे तो बुके हुए एग्जामिनर ने आज रीस का उठे 2 नंबर वाला कर दियो, 8 वाला कर दियो, 6 वाला कर दियो, ठीक है। तो ये बात की ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, खनिजों के बारे में 2-4 लाइनें आपने लिखनी है। उसके बाद में आपको याद रखना है सीक्वेंस में 6 नंबर पे उद्योग। क्या याद रखना है? उद्योग, इंडस्ट्रीज के बारे में जो लिखना है कि यहाँ पे उद्योग धंधे जो है वो किस प्रकार के। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनसून टाइप की क्लाइमेट है, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा मिलेगी, यानी जो कृषिगत फसलों के ऊपर डिपेंड होने वाले उद्योग ज़्यादा मिलते हैं, जैसे सूती
वस्त्र उद्योग हो गया, आपके चीनी उद्योग हो गया, है ना, लोहा इस्पात उद्योग हो गया। इस तरीके से आप उद्योगों के नाम जो है वो लिख सकते हो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के जो है उद्योग जो है यहाँ पे होते हैं। यानी ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो किस पे आधारित हैं, कृषि पे आधारित हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा मिलती है किस एरिया में, मानसून प्रदेश में। उसके बाद आपने याद रखना है मानव संसाधन, 7 नंबर पे मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अब मानव संसाधन की बात करें तो ये इसमें अपने को लिखना है जनसंख्या के बारे में कि यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना क्या, उसकी डेंसिटी कितनी है, उनका जो हैबिटेट है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशंस किस प्रकार का है, वो एग्रीकल्चर करते हैं, टेरिटरीज करते हैं, या फिर क्वाटनरी जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, एक्टिविटी होती है, उनमें किस में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो मानव संसाधन के बारे में अपने को लिखना है। ये जो 7 पॉइंट है, इन 7 पॉइंटों को जो है अच्छी तरीके से याद करना है, इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब चाहे इसमें से आपसे कोई सा भी एरिया पूछ ले, यानी कोई सा भी प्रदेश आपसे पूछ ले, ये 7 पॉइंट सेम टू सेम ही रहेंगे। ये 7 पॉइंट जो है सेम टू सेम रहेंगे, चाहे एरिया कोई सा भी, रीजन जो है वो कोई सा भी आपसे पूछ ले, ठीक है। अब ये कैसे रहेंगे, अब देखिए, अब बात करेंगे किसकी, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की। शुरू की 4 लाइनें छोड़ के, शुरू की 4 लाइनें मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखनी है स्थिति। तो स्थिति मानसून की और उष्ण मरुस्थल की एक जैसी नहीं हो सकती, तो स्थिति अक्षांशों का ध्यान रखना है। दूसरा क्षेत्र, विश्व में क्षेत्र कौन कौन से हैं उष्ण मरुस्थल के, तो 2 बातें ये अलग होगी। बाकी फिर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको पता है कि जो ग्रीष्म काल है उसमें टेम्परेचर अधिक रहता है, शीतकाल में जो है वो कम रहता है। तो जो विशेषताएं मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु की है तो वो आपको लिखनी है। आपको पता होगा कि सहारा मरुस्थल हो गया, कालाहारी मरुस्थल हो गया, अटाकामा मरुस्थल हो गया, ठीक है। इन मरुस्थलों में जो है ग्रीष्म काल में गर्मी अधिक पड़ती है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया, लीबिया, इसी में पड़ता है। अपने एशिया का सबसे जो गर्म स्थान है जैकोबाबाद, पाकिस्तान वाला, ये भी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब उष्ण मरुस्थल की मिट्टी, तो आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी किस टाइप की मिलेगी, सैंड ड्यून्स मिलेंगे, रेतीली मिट्टी मिलेगी, जो है अनफर्टाइल जो है सॉइल्स मिलेगी। तो यहाँ पे जो है कृषि कार्य जो है वो बहुत ही कम होता होगा, ऐसा आइडिया कर सकते हो ना आप डेजर्ट रीजन के बारे में। डेजर्ट रीजन है वर्ल्ड के, तो उसकी क्लाइमेट किस प्रकार की तो बता सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जीव संपदा। अब आपको पता है उष्ण मरुस्थल में रेत के टीलों में क्या मिलेगा, कौन कौन से जीव जंतु मिलेंगे, तो आप नाम लिख सकते हो ऊँट वगैरह का, है ना। कैमिल वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलती हैं। इधर अफ्रीका की बात करें तो अपने कंगारू, क्या बोलते हैं उसको, जिराफ वगैरह, कंगारू वगैरह वो सारे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले भागों में। तो जीव संपदा के बारे में। उसके बाद कृषि, तो कृषि जो क्षेत्र है वो सारा का सारा जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा पे निर्भर करता है। तो इसका मतलब बहुत ही कम कृषि कार्य जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है। उसके बाद है खनिज। खनिज में आपने याद रखना है, खनिज जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में ज़्यादातर जो है वो एनर्जी रिसोर्स मिलते हैं, ऊर्जा खनिज मिलते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये ज़्यादा मिलते हैं कहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद उद्योगों के बारे में भी अगर बात करें तो काफ़ी बैकवर्ड कंडीशन मिलती है किस एरिया की, डेजर्ट रीजन की। उद्योगों की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र मिलते हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में। उसके बाद है मानव संसाधन। उसके बाद क्या है, मानव संसाधन। मानव संसाधनों की बात करें तो यहाँ उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे जनसंख्या जो है, मानव संसाधन है बहुत ही कम मिलता है। कहने का मतलब यहाँ का जो घनत्व है वो बिल्कुल ही कम मिलता है। उदाहरण के लिए अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम घनत्व किस जिले का है, जैसलमेर का। इसका मतलब ज़्यादातर एरिया मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। तो इससे याद रख लेना कि यहाँ पे जो संसाधन है वो, मानव संसाधन है वो बिल्कुल ही कम मिलते हैं। अफ्रीका में भी यही कंडीशन है, अफ्रीका में भी मानव संसाधन कम है, लेकिन वो अलग बात है कि थोड़ा सा वहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं,
खनिज ज़्यादा मिलते हैं, तो खनिज के कारण वहाँ पे थोड़ा सा जनसंख्या जो है वो अधिक डेंसिटी मिलती है, तो अलग कारण है। लेकिन संसाधन के बारे में आप लिख सकते हो कि मानव संसाधन जो है वो बिल्कुल ही कम मिलता है। अब उसके बाद यही चीज़ें भूमध्य सागरीय प्रदेश में, मेडिटेरियन रीजन जो है, मेडिटेरियन रीजन में भी आपने वही चीज़ें लिखनी है कि मेडिटेरियन रीजन की क्लाइमेट किस प्रकार की है। तो क्लाइमेट के बारे में दो चीज़ें अलग, याद रखना, दो चीज़ें अलग, यानी स्थिति और क्षेत्र, स्थिति और क्षेत्र। उसके बाद सेम है जलवायु। भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन पक्का आएगा कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किस प्रकार की है। विश्व में सबसे अलग जो प्रकार की जलवायु मिलती है वो मिलती है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, शीतकाल में वर्षा होती है। क्या होता है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और शीतकाल में क्या होती है, वर्षा होती है। ये खासियत है किस प्रदेश की, मेडिटेरियन रीजन की, भूमध्य सागरीय प्रदेश की। ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे होती है वो थोड़ा सा बात कर लेंगे। बस इतना याद रखना, शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। उसके बाद मृदा, मृदा यहाँ की फर्टाइल है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों की मृदा जो है वो फर्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बागवानी है, फ्रूट्स की एग्रीकल्चर है, फलों की जो कृषि है वो अच्छी होती है। कहाँ पे, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। जीव संपदा, जीव संपदा में 5-4 गधे घोड़ों के नाम आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई छांटेगा नहीं कि ये वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, कोई 5-7 नाम आपने लिखने हैं। उसके बाद कृषि, वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि, कृषि के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होती है। तो आपने याद रखना, यहाँ पे रसदार खट्टे फलों की कृषि मुख्यतः होती है। रसदार खट्टे फलों की कृषि मुख्यतः होती है। सिट्रस फ्रूट की जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा किस एरिया में होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है, फ्रांस वगैरह में। अब सिट्रस फ्रूट में जैसे अंगूर हो गया, संतरे हो गए, ऑरेंज, किन्नू, माल्टा, ये इस तरीके के जो रसदार खट्टे फल हैं उनकी कृषि सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पे, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। इसीलिए तो क्या है, फ्रांस फेमस है शराब में, वाइन में। शैम्पेन शराब का नाम सुना होगा आपने, बोर्डो फ्रांस में बनती है। सुरा और सुंदरियों के देश कहा जाता है फ्रांस को। तो एग्रीकल्चर में अगर आपसे पूछा जाए तो बागवानी कृषि सबसे ज़्यादा होती है किस प्रकार की क्लाइमेट में, मेडिटेरियन टाइप की क्लाइमेट में, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो प्रदेश है उसमें। खनिज, खनिजों के बारे में वही लिख सकते हो, थोड़ा बहुत कोयला मिलता है, इसके अलावा जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी, इस एरिया में भी जो इंडस्ट्री है वो पास्टोरिज्म पर आधारित है, पशुचारण पे भी आधारित है, प्लस क्या है, जो है कृषि पे आधारित है। कृषि पे शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है, लिकर वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा मिलती है इस एरिया में। मानव संसाधन, मानव संसाधन की बात करें तो अच्छा खासा जो डेंसिटी है वो इस एरिया में मिलती है। कहाँ पे, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, मानव संसाधन हो गया। ठीक है, ये सेम पैटर्न रहेगा। अब उसके बाद है प्रेरी प्रदेश, दो चीज़ें अलग, स्थिति और क्षेत्र। उसके अलावा सेम टू सेम, प्रेरी प्रदेश की जलवायु किस टाइप की है, प्रेरी प्रदेश की मृदा किस टाइप की है, प्रेरी प्रदेश का जीव संपदा, प्रेरी प्रदेश खनिज, उद्योग, मानव संसाधन। ठीक है, अब मानसून के बारे में अपनों ने देख लिया। अब थोड़ा सा इन तीनों के बारे में बता दूं, ये पॉइंट सेम टू सेम रहेंगे, ये नोट कर लेना। पहला क्लाइमेट, दूसरा सोइल, तीसरा लिविंग स्टेट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, चलिए अब अपनी बात करें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन। सबसे पहले इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ, 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री
कितनी डिग्री है? 15 से 30, 25 मान लो, 25, 15 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, यानी दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों का मतलब ये हो गया कि दोनों गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक 15 से लेके 25 के बीच कौन सा क्षेत्र मिलेगा? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इधर भी 15 से 25 के बीच कौन सा मिलेगा? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। बात याद रख लेना, इम्पोर्टेंट। अब क्षेत्र, विश्व में ये क्षेत्र कहाँ पे? तो हमने जो मानसून प्रदेश के बारे में बात की थी तो वो तो था महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश है महाद्वीपों के किस भाग में मिलते हैं? पश्चिमी भागों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी भागों में मिलते हैं। कौन से? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, चलिए अब क्षेत्र कौन कौन से? क्षेत्र में अगर अपने बात करें तो मुख्य मुख्य जो क्षेत्र है, सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो है सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल भी कहाँ पे? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में कालाहारी। पर्टिकुलर क्षेत्र पूछे तो नामीबिया, नामीबिया और बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना। इन क्षेत्रों में कौन सा मरुस्थल मिलता है? कालाहारी मरुस्थल मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके रह गया आटाकामा मरुस्थल। ये नाम याद कर लेना, ये नोट कर लेना, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? पेरू और चिली। कहाँ पे? पेरू और चिली स्टेट जो हैं, देश जो हैं, उनके अंदर स्थित है कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल, पेरू और चिली। उसके बाद मोजावे, मोजावे, सोनोरान, सोनोरान, एरिजोना, एरिजोना, ये तीनों मरुस्थल कहाँ हैं? यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? डेजर्ट रीजन के अंतर्गत आता है, मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रह गए कौन से? विक्टोरिया, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तन्नामी, ये तीनों मरुस्थल। इसके अलावा एक चौथा भी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ये चारों कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो अपने क्या याद रखनी है? इनकी जगह याद रखनी है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब थोड़ी सी विशेषता आपको बता दूं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? आटाकामा। ठीक है ना, विश्व का सबसे शुष्क यानी सबसे ड्राइएस्ट जो डेजर्ट रीजन है वो कौन सा है? आटाकामा है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है, बुशमैन जनजाति रहती है। ठीक है, याद रखना, ये क्षेत्र याद रखना है और स्थिति याद रखनी है। किसकी? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की। महाद्वीपों के कौन से भागों में? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। ठीक है, चलिए अगली अपने बात करते हैं तीसरा प्रदेश। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, शॉर्ट में देख लेना। तीसरा अपने बात करते हैं प्रेरी प्रदेश की, यानी इसको बोल सकते हो आप शीतोष्ण घास प्रदेश, या इसको बोल सकते हो प्रेरी प्रदेश, टेम्परेट ग्रासलैंड, या इसको बोल सकते हो प्रेरी रीजन। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, इनकी जो स्थिति है वो क्या है? इनकी स्थिति याद रखना,
45 से 60 डिग्री स्थिति याद रखनी है। लोकेशन 45 से लेके 60 डिग्री एन, यहाँ याद रखना केवल उत्तरी गोलार्ध। क्या याद रखना है? केवल उत्तरी गोलार्ध। अभी तक हमने दो की थी, वो दोनों गोलार्धों में थी। ये केवल और केवल किस में मिलता है? उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः मिलता है। ठीक है। अब इनकी स्थिति कि विश्व में ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसके जैसी जलवायु जो है विश्व में और कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो प्रेरी रीजन है वो तो वास्तव में कहाँ से कहाँ तक है? 45 से 60 डिग्री है केवल उत्तरी गोलार्ध में। कैसे? यहाँ से यहाँ मान लो 45 डिग्री है ये, और ये 60 डिग्री है। तो 45 और 60 के बीच का जो क्षेत्र है उसमें मिलता है कौन सा प्रदेश? प्रेरी प्रदेश। ठीक है, प्रेरी प्रदेश, ओनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन इसके जैसे जो ग्रासलैंड है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलते हैं, तो उसकी तुलना की जाती है, लेकिन वास्तव में जो प्रेरी प्रदेश है वो केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण घास क्षेत्र हैं उनके बारे में आपने याद रखना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन जहाँ तक मेरा आइडिया है पक्का आएगा। क्या क्या याद करने हैं? सबसे पहले प्रेरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, ऐसा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेरी रीजन, प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएसए। स्टेपी, स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया में। कहाँ पे? यूरेशिया में। ठीक है। पंपास कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना। वेल्स कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। कैंटरबरी कहाँ मिलते हैं? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ठीक है, हो गए। अच्छा एक और रह गया, डाउन्स कहाँ मिलते हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। बस एक तो ये याद रखना, इनके नाम याद रखना, छोटा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वेल्स कहाँ मिलते हैं, प्रेरी कहाँ मिलते हैं, पंपास कहाँ मिलते हैं, कैंटरबरी कहाँ मिलते हैं, तो नाम लिख लेना एक पेज पे। तो ये थोड़ा सा कि याद रखना। ये ग्रासलैंड है, किस टाइप के हैं? टेम्परेट, यानी क्लाइमेट जो है उसको मुख्यतः मेनली क्लाइमेट को डिवाइड किया जाता है। पूरे ग्लोब की बात करें तो 5 टाइप होते हैं इसके। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप कौन कौन से होते हैं? कि सबसे पहले देखें जीरो से लेके 23.5 तक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। कौन सा? ट्रॉपिकल जोन। 23.5 से लेके 66.5 के बीच वाले को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। यानी ये जो ग्रासलैंड मिलता है 23.5 से लेके 66.5 डिग्री, लेकिन मेनली कहाँ मिलता है? 45 से 60 के बीच में। वो कौन सा मिलता है? वो पर्टिकुलर प्रेरी प्रदेश मिलता है। उसके बाद 66.5 से लेके 90 के बीच में कौन सा? कोल्ड जोन। कौन सा? कोल्ड जोन। तो 3 ये हो गए। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी टेम्परेट जोन हो गया और कोल्ड जोन हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। पूरी पृथ्वी पे 5 टाइप की क्लाइमेट जो है वो मिलती है। तो इसमें टेम्परेट की बात हो रही है। अब आगे क्या लिखना है इसके आगे? आपको पता होगा वो 7 टाइप, यानी यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल्स, यहाँ की जो है खनिज, यहाँ के उद्योग, यहाँ के मानव संसाधन, उनके बारे में आगे लिखने। तो इतना सा ये याद रखना है। चलिए लास्ट इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो शॉर्ट में। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आपका प्रदेश बच गया कौन सा? मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश। मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरियन रीजन। ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थिति आपको विद डायग्राम दिखाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में।
अभी एक बार थोड़ा सा देख लो। स्थिति जो है इसकी है 30 से 45, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, और महाद्वीपों के यानी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में, कहाँ पे, पश्चिमी भागों में, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। किस प्रकार की क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप की क्लाइमेट, ठीक है। 30 से 45 महाद्वीपों के पश्चिमी भागों, कॉन्टिनेंटल के वेस्टर्न पार्ट में। चलिए अब मेनली ये जो क्षेत्र मिलता है, क्षेत्र कौन कौन से इसके विश्व में क्षेत्र, मुख्यतः मुख्य जो क्षेत्र है या मुख्यतः मेनली जो क्षेत्र है वो कौन सा है, भूमध्य सागर के चारों ओर। किसके चारों ओर, भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। 2 मिनट और है, सिर्फ 2 मिनट के बाद आप स्टॉप कर देना। भूमध्य सागर की प्रकार की जलवायु यानी भूमध्य सागर के चारों ओर। भूमध्य सागर कौन सा, ये जो वर्ल्ड मैप में इस तरीके से अपने देखें अगर, तो ये वाला अफ्रीका के जस्ट ऊपर वाले भाग में आपको एक छोटा सा सागर दिखाई देता है, ये कौन सा है, भूमध्य सागर। तो इसके चारों ओर की जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार की है, वो भूमध्य सागरीय प्रकार की है, ठीक है, तो याद रखना। इसके अलावा विश्व में कहाँ कहाँ पे मिलती है, अफ्रीका में मिलती है, नाम लिख लेना अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन सी जगह, मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, बेनागाजी, बेनागाजी, समझ नहीं पड़ी लिखाई की तो लिख लेना, बोल रहा हूँ वो समझ लेना। उसके अलावा एशिया में पश्चिमी सीरिया, लेबनान। एशिया में कौन कौन सी जगह है, पश्चिमी सीरिया, लेबनान, लेबनान, सीरिया है ये, सीरिया, पश्चिमी सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजराइल, टर्की, साइप्रस। इन क्षेत्रों में जो है वो किस प्रकार की जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिलती है। उसके अलावा अगर बात करें दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी यूएसए में बात करें, उत्तरी अमेरिका में बात करें तो दक्षिणी कैलिफोर्निया, यूरोप में बात करें तो पूर्वी स्पेन, फ्रांस, इटली, युगोस्लाविया और यूनान। इन क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपने लिखना है वो कौन कौन से लिखने हैं, उसके बाद वो पॉइंट लिखने हैं, यहाँ की जलवायु, यहाँ की कृषि, यहाँ के खनिज, यहाँ के उद्योग, यहाँ के मानव संसाधन, उनके बारे में आगे वो 7 पॉइंट लिखने हैं। अब थोड़ा सा मैप दिखा दूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से देखिए। पहला जो मानसून वाला आपको समझा दिया था उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया था। उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ उस पर, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश पे। ये रहा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपने बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ पे मेनली मिलता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें थार मरुस्थल भारत का, सारा मरुस्थल अफ्रीका वाला, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका वाला, विक्टोरिया सैंडी तमामी मरुस्थल कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली, मोजावे एरिजोना सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसको सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे आपसे अगर पूछे कि अवरुद्ध प्रकार की जलवायु कौन सी, अवरुद्ध का मतलब होता है जहाँ पे डेवलपमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो वो एरिया कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सॉरी, पूरा मरुस्थलीय भाग है, सारा अकेला नहीं, पूरा मरुस्थलीय भाग है अवरुद्ध प्रदेश, यानी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद दूसरा जो प्रदेश हमने किया था वो किया था कौन सा, प्रेरी प्रदेश नहीं, या भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय आएगा, कौन सा आएगा,
भूमध्य सागरीय, ठीक है। भूमध्य सागरीय मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर कहाँ पे है, ये अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट ऊपर वाला भाग ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की चारों ओर इस प्रकार की जलवायु मिलती है। इसके अलावा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, बेनागाजी, इधर पश्चिमी सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की, साइप्रस, इधर दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया वाला भाग, इधर दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका वाला भाग, इधर दक्षिणी अमेरिका वाला भाग यानी दक्षिणी मध्य चिली, ठीक है, कैलिफोर्निया वाला भाग, और ये भूमध्य सागर के चारों ओर तो ये है ही पूर्वी स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, युगोस्लाविया, ये सारे क्षेत्र किस टाइप के हैं, यहाँ पे किस टाइप की क्लाइमेट मिलती है, भूमध्य सागरीय प्रकार की क्लाइमेट जो है वो मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है अपना प्रेरी प्रदेश, उसका मैप और देख लो, बीच में रह गया क्या? चलो उसका मैप शायद नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए प्रेरी प्रदेश के बारे में बात करें तो प्रेरी प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रेरी प्रदेश वाला एरिया कौन सा, यूएसए वाला ये वाला भाग, ठीक है। उसके बाद स्टेपी घास के मैदान, यूरेशिया वाला भाग, स्टेपी घास, डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डाउन से ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा वेल्स जो है वो अफ्रीका वाला भाग, वेल्स अफ्रीका, पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में, पंपास, ठीक है। उसके बाद कैंटरबरी कहाँ पे, न्यूजीलैंड वाले भाग में, कैंटरबरी कहाँ पे, न्यूजीलैंड वाले भाग में। ये शीतोष्ण घास के मैदानों वाला क्षेत्र है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। इस एक यूनिट ये अपनी कंप्लीट है, इतना सा याद करना है, कोई 2-1 पेज बनेंगे बस, ज़्यादा रटना नहीं है, इतना सा का सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, अगर क्लास ठीक लगी तो आगे बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।